हेलो ऑल। आज के इस लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट या टाइप जिसे हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं उसे डिस्कस करने वाले हैं। नेस्टेड वर्ड जहां पर भी यूज होता है उसका मतलब होता है वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा। तो जब एक इफ के अंदर इफ एल्स या एल्स के अंदर इफ एल्स मेंशन्ड हो तब हम उसे नेस्टेड इफ एल्स कहेंगे। सिंटेक्स देख लेते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स कैसे लिखा जा सकता है। मान लेते हैं ये आपका लीनियर एग्जीक्यूशन चला आ रहा है और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कंडीशन C1 मिली। नाउ दिस इज सिंपल इफ एल्स, तो मैं यहाँ पर एक इफ ब्लॉक ओपन करता हूँ। दिस इज लेट्स से इफ ब्लॉक एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक आई विल ओपन ओवर हियर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया और इसके बाद के आगे के एग्जीक्यूशन। सो दिस इज सिंपल इफ एल्स। अभी तक ये सिंपल इफ एल्स है। अब आगे देखते हैं। अभी तक का एग्जीक्यूशन की यदि मैं बात करूं, यदि कंडीशन C1 ट्रू होती है तो दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस ब्लॉक विल बी स्किप्ड कंप्लीटली। चलिए मान लेते हैं C1 कंडीशन ट्रू होती है, आप इस ब्लॉक में अंदर आएंगे और यहां आते ही कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और यहां मैंने कुछ गैप रखा और इस गैप के बाद मैंने यहां पर फिर से कुछ स्टेटमेंट लिखे। What will happen? जैसे ही कंडीशन C1 ट्रू होती है ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद फिर ये तीन स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगे। स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हैं कि जैसे ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, कंडीशन C1 ट्रू हुई, ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और जैसे ही मैं फोर्थ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन के लिए जाता हूं, रास्ते में हो सकता है यहां पर एक कंडीशन फिर मिले। मान लेते हैं वो कंडीशन C2 है, तो फिर वो इफ एल्स के अनुसार एग्जीक्यूशन उसका कुछ ऐसे होगा। सो आई मेंशन द इफ एल्स ब्लॉक अगेन एंड लाइकवाइज यहां पर कुछ स्टेटमेंट और होंगे। सो दिस इज द नेस्टेड पार्ट। दिस इज नोन एज द आउटर इफ एंड दिस इज नोन एज इनर इफ एल्स ब्लॉक। सो यहां पर जो C2 कंडीशन है, दैट C2 कंडीशन इज द इनर कंडीशन विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द C1 कंडीशन। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो हम यहाँ पर एल्स ब्लॉक में भी कर सकते हैं। मान लेते हैं C1 कंडीशन फेल होती है तो हम एल्स ब्लॉक में आएंगे, ये ब्लॉक पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा और जैसे ही आप यहाँ आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए और फिर यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने को आया, लेकिन जैसे ही थर्ड से फोर्थ स्टेटमेंट पर आप जा रहे थे उसी समय ऐसा हो सकता है कि रास्ते में आपको एक और कंडीशन मिल जाए, लेट्स से C3। तो मैं इसको इफ एल्स के अनुसार लिखने की कोशिश करता हूं। तो यहां मैंने लिखा इफ एल्स और इस ब्लॉक में यहां पर फिर से ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। यहां पर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां कोशिश की है कि आपको ये इसका इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कोशिश की है कि जो स्टेटमेंट है वो इंडेंटेड मिले आपको। यहां पर देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं कुछ गैप के साथ लिखे हैं, दैट इज कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग प्रेसिंग टैब। अब Now this is the generalized syntax of nested if else, जिसमें कि if के अंदर भी if else है, else के अंदर भी if else है। Now let us discuss the execution of this। जैसे कि मैं अभी तक करता चला रहा हूं, हर ब्लॉक को मैं एक नंबर दे देता हूं। मान लेते दिस इज A ब्लॉक, दिस इज B ब्लॉक, दिस इज C, D, E, F, then G, H, I and J। Let us discuss the execution of this nested if else। देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो A ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। A ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो किसी बैरियर में नहीं है। ऐसे ही J ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। सो A एंड J ब्लॉक, हर केस में A और J ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो इफ एल्स के बिल्कुल बाहर है। अब हम दोनों ही कंडीशन के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कंडीशन C1 ट्रू हो जाती है, तब क्या होगा? तो जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जब C1 कंडीशन ट्रू होगी, दिस इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एंड दिस एल्स ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू दैट इफ ब्लॉक विल बी स्किप्ड कंप्लीटली। ये पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा और जब ये पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया जाए तो जाएगा तो यहाँ के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना ही C3 के बारे में कोई बात की जाएगी। और उस केस में अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा देखते हैं। जैसे ही C1 ट्रू होती है आप इस ब्लॉक में आएंगे, इस इफ ब्लॉक में आएंगे और इस इफ ब्लॉक में आते ही सबसे पहले B स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, B ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और साथ में जैसे कि हमने जो लिखते समय डिस्कस किया था कि जैसे ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, आप यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट पर जाने वाले थे, बीच में आपको कंडीशन मिली थी। मतलब ऐसा कि यदि कंडीशन C1 ट्रू होती है तो ब्लॉक B और ब्लॉक E एग्जीक्यूट होंगे। ये कंडीशन तो हमने बाद में लिखी है,
Actually B and E are of the same level and that is based on the condition C1. तो यहां देखिए B जैसे ही एग्जीक्यूट होगा E भी एग्जीक्यूट होगा 101%। लेकिन अब जैसे ही B से E पर हम एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाले थे, रास्ते में कंडीशन C2 पड़ी, तो आइए अब हम C2 के बारे में बात करें और मान लेते हैं C2 ट्रू हो जाती है। तो ये सिंपल इफ एल्स है। C2 यदि ट्रू होती है तो C ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और उसी समय D ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा। तो यहां पर अब चूंकि C2 ट्रू है तो B के बाद आप C ब्लॉक में आएंगे, D ब्लॉक स्किप हो जाएगा और E ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ इफ कंडीशन C1 एंड C2 इज ट्रू देन दिस विल बी द एग्जीक्यूशन ऑफ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यहां पर एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जब हम C2 के ट्रू होने की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम C3 के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि C3 ब्लॉक में आप आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक ऑलरेडी स्किप हो चुका है C1 कंडीशन के ट्रू होने के कारण। ओके, आगे चलते हैं। मान लेते हैं कंडीशन C1 ट्रू है, फिर से ये एल्स ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा, फिर से हम C3 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां आते हैं, C1 जैसे ही ट्रू होता है तो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि A और J तो पहले भी एग्जीक्यूट होना था और C1 के ट्रू होने से B और E भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब जैसे ही हम यहां पर B से E पर एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाले हैं, रास्ते में C2 कंडीशन आई और C2 कंडीशन लेकिन इस समय फेल है, तो क्या होगा? जब C2 फेल है तो C ब्लॉक विल बी स्किप्ड कंप्लीटली और यहां पर ऑटोमेटिकली D ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और इस तरीके से सेकेंड केस में जब कंडीशन C1 ट्रू है और C2 फेल है, इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। फिर से C3 के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। Now this is the first type of execution when the C1 condition is failed, that outer condition is when the outer condition is true, that is C1 is true. सेकेंड केस की बात करते हैं जब आउटर कंडीशन फेल हो जाए। आउटर कंडीशन फेल हो जाए इसका मतलब C1 कंडीशन फेल हो जाए, तब उस केस में क्या होगा देखते हैं। जैसे कि पहले ही बात हुई है, A और J ये ब्लॉक तो हमेशा एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी इफ एल्स का पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं, C1 कंडीशन फेल हो गई। जैसे ही C1 कंडीशन फेल होती है, अब मुझे यहां क्रॉस करना होगा, ये पूरा ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ व्हाट विल हैपन, वन बाय वन विल डिस्कस। देखिए, जैसे ही कंडीशन C1 फेल हुई, एल्स ब्लॉक में आया और एल्स ब्लॉक में आते ही F स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, F ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, F ब्लॉक और I ब्लॉक दे आर एट द सेम लेवल और F के साथ साथ I ब्लॉक स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जैसे ही मैं F ब्लॉक के बाद I ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने निकला, रास्ते में आपको C3 कंडीशन मिली, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं अब C3 कंडीशन ट्रू है, उस केस में G ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और H ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा। तो यहां पर G ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, H ब्लॉक स्किप होगा। अगले केस की बात करें, मान लेते हैं कंडीशन C1 फेल है, फिर से ये ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा, दिस होल ब्लॉक विल बी स्किप्ड। आप एल्स ब्लॉक में आएंगे, एल्स ब्लॉक में आते ही यहां पर, उसके पहले मैं यहां लिख दूं कि A और J तो हमेशा एग्जीक्यूट होने वाले ही थे। यहां आते हैं, जैसे ही आप एल्स ब्लॉक में आएंगे, सबसे पहले F ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, F ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उसी लेवल पर I ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। F एंड I आर एट द सेम लेवल। अब जैसे ही आप F से I पर आ रहे थे, बीच में कंडीशन C3 मिली और C3 कंडीशन फेल्ड है। जब C3 कंडीशन फेल है तो G ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा और H ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से यहां पर H ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। So this is actually the execution of nested if else statement. अब यहां पर मैंने एक आइडियल सिंटेक्स लिखा है। जरूरी नहीं कि जैसा यहां पर जिस तरीके से यहां पर ब्लॉक्स लिखे हुए हैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से ब्लॉक्स अवेलेबल हो या मिले सारे केसेस में। ऐसा हो सकता है कि यहां पर कुछ ब्लॉक जो जरूरी ना हो, जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप करेंगे तब ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ ब्लॉक्स अवेलेबल ना हो, उनकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो वहां पर कोड ब्लॉक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास I ब्लॉक ना हो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके पास F ब्लॉक ना हो, रिमूव इट। कहने का मतलब ये है कि जहां भी आपको एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स मिलेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज नेस्टेड इफ एल्स। इवन यहां पर यह भी बात कर सकते हैं आप, मान लेते हैं यहां पर इस ब्लॉक की आपको जरूरत नहीं, इस एल्स ब्लॉक की आपको आवश्यकता नहीं है, आप रिमूव कर सकते हैं। यहां पर इस एल्स ब्लॉक की आपको आवश्यकता नहीं है, आप रिमूव कर सकते हैं। मींस
जब तक किसी एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स है तब तक वो नेस्टेड इफ एल्स होगा, अदरवाइज फाइनली हम उसको, यदि मैं इसमें से सारे ब्लॉक्स रिमूव कर दूं जो इनर ब्लॉक्स है, तो वो सिंपल इफ एल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं कि हर बार आपको बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर एज अ प्रोग्राम सॉल्व करने को मिले। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। मान लेते हैं हमें एक नंबर दिया गया और हमें उसे चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अब इस स्टेटमेंट को हम, या इस प्रॉब्लम को हम नेस्टेड इफ एल्स से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करें कि क्या इस प्रॉब्लम को नेस्टेड इफ एल्स से सॉल्व किया जा सकता है। तो जवाब है हाँ। इसी क्वेश्चन को हमने इफ से भी सॉल्व किया है पिछले लेक्चर्स में, इस क्वेश्चन को हमने इफ एल्स इफ से भी सॉल्व किया है, और इसी सेम क्वेश्चन को हम नेस्टेड इफ एल्स से भी सॉल्व करेंगे। और एक ही एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि आप तीनों में डिफरेंस भी एक बार एनालाइज करके देखिए कि क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं यहाँ पर इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मैं यहाँ डिस्कशन करता हूँ। पहले हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, पहले समझते हैं कि एक्चुअली इसको कैसे कैरी करना होगा। मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है। अब सबसे पहले मैं इस नंबर के तीन अलग अलग केसेस हो सकते हैं, या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। किसी एक बात को हम पहले चेक कर लेते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, या तो पॉजिटिव आप पहले चेक कर ले, नेगेटिव या जीरो। मैं यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव चेक करता हूँ ना। यदि नंबर पॉजिटिव हुआ तो हम उसे पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज पॉजिटिव। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या, तो देखिए दिस इज एक्चुअली इफ एल्स। इफ में यदि मैं पॉजिटिव डिक्लेयर कर चुका हूं और यदि वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, लेकिन यदि वो पॉजिटिव नहीं तो एल्स ब्लॉक में आएंगे। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब है दो चीजें हो सकती है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। नाउ दिस इज द आउटर स्टेज, दिस इज आउटर इफ एल्स, दिस इज आउटर इफ एल्स। नाउ अब देखिए इफ में आगे मुझे इफ एल्स लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन एल्स में चूंकि तो आपके पास अभी भी केसेस है और दोनों ही एक साथ नहीं हो सकते, तो यहां फिर से एक इफ एल्स लगाया जा सकता है, इनको इंडिविजुअली अलग अलग प्रूव करने या डिस्प्ले करने के लिए। तो यहां जब आपके पास दो चॉइसेस है तो इनमें हम यहां पर फिर से इफ एल्स लगा सकते हैं। उस केस में अब हम चेक करेंगे कि यदि नंबर नेगेटिव हुआ तो वी विल डिस्प्ले इट नेगेटिव, एल्स अदरवाइज द ओनली रिमेनिंग थिंग इज इट विल बी जीरो। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम का फ्लो यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए दिस इज इफ एल्स, आई विल टर्म इट एज आउटर इफ एल्स, और इस एल्स में फिर से इफ एल्स है तो दैट विल बी द नेस्टेड पार्ट, वन इनसाइड अनदर। और इसी को हम यहां पर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में। लेट अस स्टार्ट विथ, तो सबसे पहले मैं यहां पर इंक्लूड स्टेटमेंट लिख लेता हूं, हैश इंक्लूड iostream .h, and then we will define integer number that is num and we'll get the value from the user। तो मैंने यहाँ पर एक integer variable num declare किया। First of all I'll display a message that is cout enter a number। आप प्रॉपर मैसेज लिख सकते हैं, enter the number to be checked। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ enter the number। ना जैसे ये मैसेज पहुंचेगा आपको एक नंबर दे दिया जाएगा जिसे आप नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। नाउ स्टार्ट दिस फर्स्ट आउटर इफ। हमने कोई एक चीज चेक करनी है, जरूरी नहीं कि हम पॉजिटिव ही चेक करें, नेगेटिव भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप नेगेटिव यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव और जीरो हो जाएगा, यदि आप यहाँ जीरो की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में से कोई भी चीज पहले चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चेक कर लेता हूँ कि यदि नम ग्रेटर देन जीरो हुआ, उस केस में मैं यहां पर डिस्प्ले कर दूंगा दैट इज सी आउट, आई विल डिस्प्ले द नम आल्सो, नम इज पॉजिटिव, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अब देखिए इसका एल्स ब्लॉक, इसका एल्स ब्लॉक एक्चुअली क्या स्पेसिफाई कर रहा है, इसका एल्स ब्लॉक क्या स्पेसिफाई, यदि इफ पॉजिटिव डिस्प्ले कर रहा है तो एल्स ब्लॉक दो चीजें मेंशन हो रही है वहां पर, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, पर आपको तो इंडिविजुअली हर चीज बतानी है अलग अलग। तो यहां पर मैं फिर से एक इफ एल्स लगाऊंगा। इफ एल्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब आपके पास दो ही चॉइस बची और दोनों दो ही चॉइस यदि हो तो इफ एल्स से बेहतर कुछ नहीं। तो यहां पर फिर से मैं चेक करता हूं कि इफ जो भी नंबर है, दो चॉइसेस में से मैं अब एक नेगेटिव चॉइस पहले चूज कर लेता हूं, जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है। यदि नेगेटिव हुआ सो आई विल डिस्प्ले दैट इज सी आउट दैट नम इज नेगेटिव, और यदि वो नेगेटिव नहीं हुआ
तो मजबूरी में वो 0 तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके अलावा अब कोई चॉइस वहां पर बची ही नहीं है। तो दिस विल बी सी आउट num is 0 and this will be terminated. So this is the basic simple example which will check whether the given number is positive, negative or 0. Now यदि आप यहां से देखें तो यहां जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, जहां पर इफ का भी इफ एल्स है और फिर उसके अंदर भी और स्टेटमेंट है, एल्स में भी इफ एल्स है। यहां पर क्या हुआ, इफ में कोई इफ एल्स नहीं है, लेकिन एल्स में चूंकि फिर से एक इफ एल्स ब्लॉक है, इसलिए हम इसे नेस्टेड इफ एल्स के पार्ट में देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स पर। सो दिस वाज द सिंपल एग्जांपल। थैंक यू।